नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनना तय। पार्टी ने राज्यपाल को सौंपा पत्र, बीजेपी ने भी दी सहमति। एनआईए ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। घुसपैठ की जांच के लिए बीएसएफ ने बनाई 5 सदस्यीय टीम। भारत का सख्त रुख, पाकिस्तान की कार्रवाई पर वार्ता निर्भर। एफटीआईआई चेयरमैन गजेंद्र चौहान की संस्थान में रहेगी सीमित भूमिका। निर्देशक बीपी सिंह चुने गए अकादमिक काउंसिल के अध्यक्ष। राजू हिरानी, सतीश शाह को गवर्निंग काउंसिल में जगह। एसबीआई को छोड़ सरकारी बैंकों के 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी आज हड़ताल पर। एसबीआई की सेवा शर्तों को सहयोगी बैंकों पर थोपने का विरोध, अधिकारी शामिल नहीं। और अपूर्वी चंदेला का लगातार दूसरे स्वर्ण पर निशाना। स्वीडिश कप में बनी सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज, विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता था पहला स्वर्ण। खबरें अब विस्तार से। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनना तय है। वो राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी। राज्य में गठबंधन सरकार में सहयोगी बीजेपी की ओर से भी महबूबा के नाम पर सहमति है। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद अब उनकी बेटी और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का मुख्यमंत्री बनना तय है। ऐसा होने पर महबूबा जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी। गुरुवार को ही पार्टी के सभी विधायकों ने महबूबा मुफ्ती को अपना नेता चुना। इसके बाद पार्टी ने राज्यपाल एनएन वोहरा को इससे जुड़ा पत्र सौंप दिया। राज्य में गठबंधन सरकार में सहयोगी बीजेपी ने भी महबूबा के नाम का समर्थन करने का फैसला किया है। जहाँ तक हमारा बीजेपी का सवाल है, हमारा उनसे अलायंस है, प्रोग्रेस पे, डेवलपमेंट पे वो हमारा है। और हमने खुद उनको तय किया है कि उनकी पार्टी से सीएम और हमारी पार्टी से डिप्टी सीएम ये तय है, तो हमें कोई एतराज नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हाँ वी हैव एनी ऑब्जेक्शन। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी की गठबंधन सरकार बीते साल 1 मार्च को अस्तित्व में आई थी। उस समय बीजेपी ने पीडीपी का मुख्यमंत्री तो स्वीकार किया था, लेकिन महबूबा के नाम का विरोध किया था। उस वक्त मुख्यमंत्री पद के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद के नाम पर सहमति बनी थी। बीते 2-3 महीने में खराब सेहत की वजह से मुफ्ती मोहम्मद सईद ने खुद महबूबा के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की थी। इस बीच बीजेपी ने संकेत दिया है कि महबूबा के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी नई सरकार के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आएगा। पीडीपी और बीजेपी के पास जो विभाग हैं वो वैसे ही रहेंगे। बीजेपी की तरफ से सरकार के चेहरे भी जस के तस रहेंगे। जम्मू कश्मीर की 87 सदस्यीय विधानसभा में पीडीपी ने 28 सीटें और बीजेपी ने 25 सीटें जीती थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को कल अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। इससे पहले सईद के पार्थिव शरीर को श्रीनगर में उनके आवास पर ले जाया गया, जहां लोगों ने अपने प्रिय नेता को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। दिल्ली के एम्स में गुरुवार सुबह मुफ्ती मोहम्मद सईद का 79 साल की उम्र में निधन हो गया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर में गहरे शोक का माहौल है। जम्मू कश्मीर सरकार ने दिवंगत मुख्यमंत्री के सम्मान में 7 दिन के शोक की घोषणा की है। पठानकोट एयरबेस में सर्च अभियान अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस बीच एनआईए ने गृह मंत्रालय को जांच रिपोर्ट सौंपी है। एनआईए के मुताबिक आतंकी 2 गुटों में पठानकोट वायुसेना बेस के अंदर आए। वहीं बीएसएफ ने 5 सदस्यीय जांच दल का गठन किया है, जो आतंकियों के पठानकोट पहुंचने के रास्ते का पता लगाएगा। पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर हुए आतंकी हमले के पीछे की पूरी साजिश की जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी जोर शोर से जुटी है। एनआईए प्रमुख शरद कुमार की अगुवाई में टीम ने हमले में मिले सुरागों को जोड़ने की कोशिश की। टीम ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित कई प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की और कई जगहों पर पहुंची। पुलिस अधिकारी सलविंदर सिंह और 2 अन्य का बयान दर्ज किया गया, जिन्हें आतंकवादियों ने अगवा किया था। इस बीच सूत्रों की माने तो एनआईए ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। पठानकोट एयरबेस पर तलाशी अभियान आखिरी चरण में है। एयरबेस के ऑफिसर कमांडिंग जेएस धमून के मुताबिक बीते 2 दिनों से सेना, एनएसजी और गरुड़ के जवान इस काम में लगे हैं। The effective use of our air assets that was made possible by the deployment of 800 army troops in the technical area alone
These air assets were used to keep the area under surveillance to ensure early detection, isolation and subsequent engagement by own troops. एयरफोर्स के पठानकोट बेस पर हमला करने वाले आतंकी किस रास्ते से आए थे, इसका पता लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल ने 5 सदस्यीय जांच दल का गठन किया है। इसका मुखिया डीआईजी स्तर के अधिकारी को बनाया गया है। जांच दल 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपेगा। डॉक्टरों की टीम ने कल 4 आतंकवादियों के शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जांच एजेंसी को सौंपी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पठानकोट आतंकी हमले में शामिल आतंकियों के हैंडलर्स की पहचान हो गई है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक मौलाना मसूद अजहर ने पाकिस्तान में बैठकर इस हमले को अंजाम दिया। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक कर आतंकियों के खिलाफ सौंपे गए सबूतों पर कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। भारत ने यह साफ कर दिया है कि विदेश सचिव स्तर की वार्ता आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई पर ही निर्भर करता है। भारत ने साफ कर दिया है कि भारत पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारना चाहता है, लेकिन आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि पठानकोट आतंकी हमले के मामले में पाकिस्तान को सभी सबूत सौंपे जा चुके हैं और अब विदेश सचिव स्तर वार्ता का होना इस पर निर्भर करता है कि पाकिस्तान इन सबूतों पर क्या कार्रवाई करता है। पठानकोट पर जो हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, उससे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर एक बार फिर से फोकस हो गया है। इसलिए इस समय हम यही कहेंगे कि अब पहल पाकिस्तान को करनी है। पाकिस्तान को हमने एक्शनेबल इंटेलिजेंस प्रदान कर दी है इस आतंकी हमले के बारे में, और अब हमें देखना है कि पाकिस्तान उस एक्शनेबल इंटेलिजेंस के ऊपर क्या निर्णय लेता है, क्या एक्शन लेता है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को कोई समय सीमा नहीं दी है, लेकिन ये कहा गया है कि पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि हमले के पीछे शामिल लोगों पर कार्रवाई हो। This is a matter for investigation by the Pakistani authorities on the basis of the evidence that we have provided them. Once they have investigated, then we will know exact identity of who is behind this. We are not derailing anything, we are not foreshadowing anything, we are not imposing any deadlines. That's what I said. Let us not put the cart before the horse. Let us deal with the immediate situation in front of us. इस बीच पठानकोट में 1 जनवरी को तड़के हुए आतंकी हमले की जांच जारी है। इस आतंकी हमले में शामिल सभी 6 आतंकी मारे गए थे। सुरक्षा एजेंसियों ने हमले में शामिल आतंकियों के तार पाकिस्तान से जुड़े होने के कई सबूत भी इकट्ठा किए हैं। भारत की तरफ से लाहौर में बने वातावरण को बचाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं और लगता यह है कि नवाज शरीफ भी अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं कि भारत की चिंताओं को वे दूर कर सकें। लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तान में भारत विरोधी ताकतें उन्हें कितना करने देती हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। छत्तीसगढ़ में अंतागढ़ उपचुनाव फिक्सिंग मामले पर राज्य सरकार ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंप दी है। उधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राज्य इकाई ने भी कांग्रेस अनुशासन समिति को कल रिपोर्ट सौंपी। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की गई है। वहीं अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी ने अपने परिवार का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से समय मांगा है। छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ उपचुनाव फिक्सिंग मामले से जुड़ा विवाद दिल्ली पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मामले से जुड़ी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप दी। हालांकि इस रिपोर्ट के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। पीटीआई के मुताबिक चुनाव आयोग को ये बताया गया है कि मामले की जांच जारी है। उधर प्रदेश कांग्रेस के नेता दिल्ली पहुंचे और पार्टी की अनुशासन समिति को रिपोर्ट सौंप पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निष्कासन की मांग की। फैसले के खिलाफ में अपील करने का सबको अधिकार है और अंतिम फैसला तो AICC करेगी। हम लोग भी रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं आज, और उसके बाद हाईकमान जो फैसला लेगा वो सर्वमान्य है, लेकिन अपील करने का अधिकार सबको है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी भी दिल्ली में हैं। उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात का वक्त मांगा है। रेणु जोगी ने इसे साजिश बताते हुए मामले की जांच की मांग की है। इसकी भी जांच कर ले और तब कार्यवाही करें, यही मेरा पार्टी हाईकमान से अनुरोध रहेगा। मैं उनसे समय मांगकर निश्चित ही अपनी बात उनसे ये अनुरोध व्यक्तिगत रूप से करना चाहूँ। इससे पहले कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे और विधायक अमित जोगी को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया। प्रदेश कार्यकारिणी की बुधवार को हुई बैठक में अजीत जोगी के निष्कासन का प्रस्ताव भी पारित किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री रमन सिंह के इस्तीफे की मांग भी की गई, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया।
रमन सिंह इसे कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला बताते हुए किसी भी तरह की जांच से पहले ही इनकार कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने की कोशिश के तहत सरकार ने एक बार फिर से कांग्रेस से संपर्क साधा है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करके बजट सत्र के दौरान इस विधेयक को पारित कराने में सहयोग मांगा। कांग्रेस की ओर से हालांकि अभी तक कोई वादा नहीं किया गया है। संसद के लगातार 2 सत्रों में जीएसटी बिल को पारित कराने में नाकाम रहने के बाद सरकार विपक्ष से लगातार बातचीत करने की कोशिश में है। इसी के तहत केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कांग्रेस अध्यक्ष से संपर्क साधा है। Congress have raised 3 issues. Those issues have been addressed by the finance minister, has been communicated to the Congress party. So I suggested to the Congress president that they should discuss it and then get back to the government at the earliest so that we can move forward in the larger interests of country. The Congress president told me that they will discuss it among themselves. कांग्रेस पहले भी जीएसटी बिल पर शर्तों के साथ सहमति जता चुकी है, लेकिन उसने सरकार की कोशिशों को महज दिखावा करार दिया है। We do not want to put any hurdles. We have made public what we consider to be reasonable issues that must be resolved before the GST is put in place. The 1% issue, the capping issue, and the dispute resolution issue. एनडीए सरकार अपने आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है और उसके लिए जीएसटी बिल काफी मायने रखता है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से इस बारे में संपर्क साधने की सरकार की ओर से ये दूसरी बार कोशिश हुई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में चर्चा के लिए 27 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चाय पर आमंत्रित किया था। कांग्रेस इस बिल में 3 अहम बदलावों की मांग कर रही है। प्रणव गोस्वामी के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। अभिनेता गजेंद्र चौहान ने कल एफटीआईआई अध्यक्ष का पद संभालने के बाद विरोध कर रहे छात्रों से बातचीत की पेशकश की है। वहीं संस्थान की शैक्षणिक गतिविधियों में उनकी भूमिका सीमित रहेगी। गवर्निंग काउंसिल की कल हुई बैठक में बीपी सिंह को अकादमिक काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया। छात्रों के भारी विरोध प्रदर्शन के बीच नियुक्ति के करीब 7 महीने बाद गुरुवार को अभिनेता गजेंद्र चौहान ने एफटीआईआई सोसाइटी के अध्यक्ष का पद संभाल लिया। उन्होंने संस्थान परिसर में गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने मीटिंग को काफी सकारात्मक बताया और विरोध कर रहे छात्रों से बातचीत की पेशकश की। सबसे खूबसूरत बात यह है कि जितने भी फैसले हुए हैं वो बिना किसी अपोजिशन के हुए हैं, यूनानिमसली हुए हैं। कि आई एम विलिंग टू टॉक टू देम एनीवेयर, एनी टाइम, लिसन टू देयर ग्रीवेंसेस, लिसन टू देयर इश्यूज, व्हाटएवर दे आर। वो एक हाथ बढ़ाएंगे, मैं 10 कदम आगे बढ़ाऊंगा। विवाद को सुलझाने के लिए गजेंद्र चौहान के पद संभालने के साथ ही उनकी भूमिका को सीमित कर दिया गया है। बैठक में निर्देशक बीपी सिंह को एफटीआईआई सोसाइटी का उपाध्यक्ष और अकादमिक काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया। वहीं राजकुमार हिरानी, सतीश शाह, भावना सोमैया, उर्मिल थापलियाल, प्रांजल सैकिया और नरेंद्र पाठक को गवर्निंग काउंसिल के लिए नामांकित किया गया। एक तरफ संस्थान के भीतर एफटीआईआई सोसाइटी की बैठक चल रही थी, तो दूसरी तरफ संस्थान के बाहर छात्र गजेंद्र चौहान के पद संभालने का विरोध कर रहे थे। पुलिस ने एफटीआईआई संस्थान के सामने प्रदर्शन कर रहे 40 छात्रों को हिरासत में ले लिया। हमें हमारे ही इंस्टीट्यूट में अंदर जाने से रोका जा रहा है, और क्यों? गलत अपॉइंटमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब तो आपको शर्म आनी चाहिए। जिस इंस्टीट्यूट के आप चेयरमैन बन रहे हैं उनको लोग मार रहे हैं, पुलिस मार रही है आपके आने के दिन। केंद्र सरकार ने पिछले साल जून में गजेंद्र चौहान को एफटीआईआई सोसाइटी का चेयरमैन बनाया था, लेकिन संस्थान के छात्रों ने गजेंद्र चौहान समेत परिषद के कई दूसरे सदस्यों की नियुक्ति को राजनीतिक बताकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। छात्रों ने सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बाद 139 दिनों तक चली हड़ताल 28 अक्टूबर को खत्म कर दी थी, लेकिन विरोध प्रदर्शन जारी रखने की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पखावज वाद्य और उसको समर्पित कलाकार पंडित रविशंकर उपाध्याय। सुनते सुनते ही मुझे अट्रैक्ट किया। इसका ताल, इसका लय, वो मुझे कानों में गया और मुझे बड़ा शौक हुआ कि मैं भी बजाऊं। कला, कलाकार,
और कला साधना है जिनका मकसद। तालवाद्य का इसको कहा गया है, पखावज को साजन पति मृदंग, सभी साजों का पति माना गया है। तो ये इसमें एक लिटरेचर है जो विद्वानों ने बनाया है। मिलिए शख्सियत में मशहूर मारूफ कलाकार पंडित रविशंकर उपाध्याय से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अगली खबर का रुख करेंगे। आज बैंक में आपको कोई काम है तो मुश्किल हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपनी मांगों को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के 3 लाख से ज्यादा बैंक कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। हालांकि निजी क्षेत्र के बैंक और भारतीय स्टेट बैंक में सामान्य कामकाज होगा। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ यानी कि AIBEA की ओर से बुलाई गई इस हड़ताल में अधिकारी स्तर के कर्मचारी शामिल नहीं होंगे। AIBEA सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 9 कर्मचारी संगठनों में से एक है। AIBEA के महासचिव CH वेंकटचलम ने कहा है कि हड़ताल की घोषणा बीते 28 दिसंबर को SBI के 5 सहयोगी बैंकों की ओर से द्विपक्षीय समझौते के उल्लंघन और कर्मचारियों पर एक तरफा सेवा शर्तें थोपने के विरोध में की गई थी। SBI के 5 सहयोगी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शामिल हैं। और बजट पूर्व चर्चा के सिलसिले में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल IT सेक्टर के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। IT यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने आगामी बजट के सिलसिले में सरकार से अपेक्षाओं की चर्चा की। इन प्रतिनिधियों ने IT सेक्टर के लिए टैक्स कानूनों को सरल बनाने और कई छूटों की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए सरकार को ज्यादा बजटीय आवंटन करना चाहिए। तकनीकी क्षेत्र का GDP में योगदान 9% रहा है। और फिल्म अभिनेता आमिर खान की जगह मेगास्टार अमिताभ बच्चन अतुल्य भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं। PTI के मुताबिक अमिताभ बच्चन पर्यटन मंत्रालय की पहली पसंद है। साथ ही अभिनेता अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा के नामों पर भी विचार चल रहा है। अमिताभ बच्चन ने कहा है कि अगर उनसे अभियान में शामिल होने के लिए कहा जाएगा तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उधर आमिर खान ने कहा है कि वे सरकार के फैसले का सम्मान करते हैं। 10 साल तक अतुल्य भारत का ब्रांड एम्बेसडर रहना उनके लिए सम्मान की बात है और आगे भी वे इसके लिए उपलब्ध रहेंगे। मैसूर यूनिवर्सिटी में आयोजित हुए साइंस कांग्रेस कार्यक्रम में वैज्ञानिकों ने कई नए सुझाव दिए। वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि केंद्र सरकार को उत्पादन की बजाय नई सोच और गहन शोध पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। 5 दिनों तक चले साइंस कांग्रेस कार्यक्रम में अलग अलग देशों के नोबेल पुरस्कार विजेता और वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। आयोजन में इस बात पर चर्चा हुई कि विज्ञान के क्षेत्र में देश का विकास कैसे हो। उन्होंने सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सराहना करते हुए सुझाव दिया कि इसका नाम बदलकर इनोवेशन इन इंडिया कर देना चाहिए। Make in India, but also innovate in India, also create entrepreneurial startups in India. Don't just import big companies and produce cheap labor products. It's not good for the future. It's good for the present. I agree. इन वैज्ञानिकों का मानना है कि विज्ञान के क्षेत्र में निवेश ज्यादा होना चाहिए। भारत का आर्थिक विकास पिछले 10 सालों में दुगना हो चुका है, लेकिन रिसर्च में निवेश स्थिर रहा। अनुसंधान और विकास पर पूरा खर्च जो भारत करता है वो करीब 1% से भी कम है GDP के, और कई सालों से ये बात चली आ रही। पिछले कई प्रधानमंत्रियों ने विज्ञान कांग्रेस में भी घोषणा की थी कि हम 1% से इसको दुगना करके 2% बनाएंगे कि GDP का, ताकि इसमें ज़्यादा निवेश हो सके। तो इस पे विचार होना चाहिए कि क्यों ऐसे नहीं हो पा रहा है। वैज्ञानिकों का मत है कि देश में प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने की जरूरत है। इससे युवाओं को फायदा होगा। साइंस कांग्रेस का आयोजन हर साल होता है, जहां विज्ञान पर चर्चा होती है। कई नए सुझाव दिए जाते हैं जो आगे चलकर नीति के रूप में लागू किए जाते हैं। स्मृति रस्तोगी के साथ अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। दिल्ली NCR में आज सीजन का सबसे घना कोहरा पड़ रहा है। दिल्ली में विजिबिलिटी कम होने से ट्रेनों और उड़ानों की आवाजाही पर व्यापक असर पड़ा है।
दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में आज सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ रहा है। 20 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। 50 से ज्यादा उड़ानों पर भी कोहरे की मार पड़ी है। यहाँ पे धुंध बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है और बहुत मुसीबत में बंदे यहाँ पे रह रहे हैं। हम बहुत आग सेंक करके अपना गुजारा कर रहे हैं। सुबह सुबह रनिंग पे निकले हैं तो आज पहली बार इतना फॉग देखा है दिल्ली में। आज से पहले इतना फॉग था नहीं। आज देखने में गाड़ी दिख नहीं रहा, कुछ दूर तक आज कुछ नहीं दिख रहा, दूर तक गाड़ियाँ भी नहीं दिख रही, गाड़ियों की लाइट तक नहीं दिख रही आज सुबह सुबह। उधर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बीती रात से हो रहे हिमपात के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शिमला के साथ ही लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। सबसे कम तापमान केलोंग में 0 से 7.2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अब ईरान ने यमन में अपने दूतावास पर बमबारी के लिए सऊदी लड़ाकू विमानों को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान ने कहा है कि वो इसे सुरक्षा परिषद में उठाएगा। हालांकि सऊदी की अगुवाई वाली गठबंधन सेना ने आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि यमन की राजधानी सना में ईरानी दूतावास या उसके आसपास कोई अभियान नहीं चलाया गया और ईरानी दूतावास की इमारत पूरी तरह से सुरक्षित है। इस बीच ईरान ने सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों से आयात पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। वहीं सोमालिया ने ईरानी राजनयिकों को 72 घंटे के भीतर देश छोड़ने को कहा है। लीबिया के पश्चिमी जिलेटिन शहर में कल एक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के पास ट्रक बम धमाके में 60 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन आशंका है कि इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक स्थानीय संगठन ने यह हमला किया। लीबियाई अधिकारियों के मुताबिक बचाव दल मलबे से 60 शव निकाल पाए हैं और उन्हें और लोगों के मरने की आशंका है। जिलेटिन के एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया है कि प्रशिक्षण केंद्र का इस्तेमाल सीमा पुलिस कर रही थी। वहां करीब 400 पुलिस रंगरूट प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे थे। और फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुलिस ने कल चाकू लेकर थाने में घुसने की कोशिश कर रहे एक शख्स को मार गिराया। उसने कमर में सुसाइड बेल्ट बांध रखी थी। पुलिस के मुताबिक उसके पास से विस्फोटक बरामद नहीं हुआ है। गुरुवार को कार्टून पत्रिका शार्ली अब्दो पर हमले की पहली बरसी भी थी। पिछले साल नवंबर में पेरिस में आतंकी हमले के बाद फ्रांस में सुरक्षा पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। और भारत की महिला निशानेबाज अपूरी चंदेला ने स्वीडिश कप ग्रां प्री में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही उन्होंने टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ शूटर बनने का खिताब हासिल किया। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के फाइनल में 23 वर्षीय चंदेला ने 208.9 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। इससे पहले उन्होंने 211.2 अंकों के विश्व रिकॉर्ड के साथ पहला स्वर्ण जीता था। चंदेला रियो ओलंपिक के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं। उन्होंने कोरिया में पिछले साल अप्रैल में आयोजित विश्व कप चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक कोटा हासिल किया था। और दिल्ली में शनिवार को विश्व पुस्तक मेले का आगाज हो रहा है। इस बार मेले की थीम भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। इसमें विशिष्ट अतिथि देश चीन है। मेले में इस बार सेल्फी कॉर्नर भी बनाया गया है। स्कूल की वर्दी में आने वाले बच्चों को मेले में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। आमतौर पर फरवरी में आयोजित होने वाला विश्व पुस्तक मेला इस बार जनवरी में ही हो रहा है। इसमें भारत के अलावा दुनिया के 30 देशों के प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं। पुस्तक मेले की इस बार की थीम है भारत की सांस्कृतिक धरोहर। किताबों की दुनिया में भोजपत्र से ई बुक्स तक आए तमाम बदलावों के साथ इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हम इसमें एक नया अध्याय भारतीय सांस्कृतिक विरासत का पुस्तकों के रूप में खोलने जा रहे हैं। हमारा जो थीम पेविलियन है वो पूरी तरह भारतीय सांस्कृतिक विरासत पुस्तक केंद्रित करके प्रस्तुत करेगा। इस बार मेले में चीन खास आकर्षण है। चीन से 250 प्रतिनिधि 5000 पुस्तकें लेकर मेले में पहुंच रहे हैं। मेले का उद्घाटन 9 जनवरी को होगा। Privileged to have the People's Republic of China as a guest of honor country. भारत में हर साल 85,000 किताबें छपती हैं।
प्रकाशन क्षेत्र में 16,000 से अधिक प्रकाशक हैं। ई बुक्स और संचार क्रांति की चुनौतियों के बाद भी किताबों में लोगों की रुचि कायम रहे, इसकी कोशिशें जारी हैं। पुस्तक मेला इसी कड़ी को आगे बढ़ाता है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। और भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय की आज पुण्यतिथि है। उनकी फिल्मों में यथार्थवाद, साहित्य और रोमांस का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। आइए देखते हैं उसके जीवन से जुड़े कुछ खास पल। बिमल रॉय, वो नाम जिसने परिवर्तनशील सिनेमा का नजरिया पहली बार भारतीय फिल्म जगत के सामने रखा। कहा जाता है कि सिनेमा समाज का आईना होता है। इस बात को बिमल रॉय ने अपनी सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों के जरिए साबित किया। सबको खेतीबाड़ी हटानी पड़ी, जमीन से तुझे और इसकी जीती जागती मिसाल है फिल्म 2 बीघा जमीन। तो किसान का सत्यानाश हो जाता है हजूर, ये मजाल। इस फिल्म में उन्होंने गरीब किसान की संघर्ष भरी कहानी को पर्दे पर उतारा। बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। बिमल दा ने कैरियर की शुरुआत 1935 में असिस्टेंट कैमरामैन के तौर पर की और देवदास, मुक्ति जैसी फिल्मों में कैमरे से जादू चलाया। बतौर डायरेक्टर उनकी शुरुआत 1944 में उदायर पाथे नाम की फिल्म से हुई। उन्होंने परिणीता, सुजाता और मधुमती जैसी शानदार फिल्में बनाई। और ये मौसम हसीन, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। उनकी फिल्मों में स्त्री सिर्फ सजावट बनकर नहीं रही, बंदनी में कल्याणी के किरदार को कौन भूल सकता है। एक तरफ उसका वर्तमान है जो उसे सुनहरा भविष्य देगा, दूसरी तरफ उसका गुजरा हुआ कल जो अपने आप में संघर्ष की दास्तां है, लेकिन फिर भी वो पुराने प्रेम को चुनती है। कहाँ जा रही है? जिसके पास मुझे जाना चाहिए। कल्याणी, पागल न बनो, हमारा रास्ता उधर नहीं वाणी जी, मेरा रास्ता उधर ही है। कल्याणी, मुझे जाने दीजिए। जेलर साहब से कह देना मुझे माफ कर दे। कल्याणी, उधर ना जाओ। बिमल दा ने हिंदी सिनेमा को बासु चैटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी, सलील चौधरी और गुलजार जैसे कलाकार भी दिए। बिमल रॉय आज भी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है और सदा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इन खबरों के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते नजर हेडलाइंस पर। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनना तय, पार्टी ने राज्यपाल को सौंपा पत्र, बीजेपी ने दी सहमति। एनआईए ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट, घुसपैठ की जांच के लिए बीएसएफ ने बनाई 5 सदस्यीय टीम। भारत का सख्त रुख, पाकिस्तान की कार्रवाई पर वार्ता निर्भर। एफटीआईआई चेयरमैन गजेंद्र चौहान की संस्थान में रहेगी सीमित भूमिका, निर्देशक बीपी सिंह चुने गए अकादमिक काउंसिल के अध्यक्ष। राजू हिरानी, सतीश शाह को गवर्निंग काउंसिल में जगह। एसबीआई को छोड़ सरकारी बैंकों के 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी आज हड़ताल पर। एसबीआई की सेवा शर्तों को सहयोगी बैंकों पर थोपने का विरोध, अधिकारी शामिल रहे। और अपूर्वी चंदेला का लगातार दूसरे स्वर्ण पर निशाना, स्वीडिश कप में बनी सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज, विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता था पहला स्वर्ण।